दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुंबई शब्द बोलते ही हो सकता है आपके जहन में वहां की चकाचौंध रेंगने लगे। सपने बेचने वाला शहर, सपनों को पालते पोसते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद करता हुआ शहर, जो कभी सोता नहीं है, जो हमेशा जागता है, जिसकी रंगीनियां दुनिया में एक पहचान पाए हुए है। क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा अरबपतियों की तादाद और कहीं नहीं मुंबई शहर में ही है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इतना योगदान कि देश के कई राज्य भी उतना योगदान नहीं दे पाते हैं। इस शहर के भीतर झांकिएगा तो यहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दफ्तर भी मिलेगा और दुनिया के टॉप मोस्ट 500 फॉर्च्यून कंपनियों के दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। भारत के वित्तीय संस्थानों में टॉप मोस्ट कतार को अगर आप छूइएगा, चाहे उसमें रिजर्व बैंक इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, रिलायंस का दफ्तर हो, LIC का दफ्तर हो, टाटा का दफ्तर हो, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो का दफ्तर हो, गोदरेज हो, हर के हेडक्वार्टर्स यहां पर बिखरे पड़े हैं। यह एक ऐसा शहर है जिस शहर की जमीन पर अगर आपके पांव जम गए तो फिर 6 बाय 8 का कमरा भी आपके लिए एक सुकून देता है। लेकिन मुंबई शहर आज वो शहर नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जिस शहर की पहचान शायद जिन शब्दों का हमने इससे पहले मुंबई शहर को लेकर इस्तेमाल किया, शायद दिल्ली के रायसीना हिल्स की लाल दीवारों के भीतर वही आवाज सुनाई देती होगी। दिल्ली के लोटियंस, दिल्ली में नेताओं के और बंगले और मंत्रियों के बंगले जो हैं, वहां का सन्नाटा दरअसल मुंबई को अभी भी चकाचौंध के तौर पर देखता होगा। शायद इसीलिए दिल्ली से जब ऐलान होता है तो लगता है कोई राजा ऐलान कर रहा है, उसकी अपनी मुनादी है। और इसीलिए वह दर्द, वह त्रासदी उभर कर आ नहीं पाती है जो लॉकडाउन के दौर में प्रवासी मजदूरों की है। सवाल समूचे देश का है, लेकिन हमें लगता है कि आज आप समझने की कोशिश कीजिए मुंबई का मतलब क्या है, महाराष्ट्र का मतलब क्या है, और उसके जरिए इस समूचे देश की परिस्थितियों को आकलन खुद कर लीजिएगा। और हम क्यों ये बार बार सोच रहे हैं, क्या यह देश एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? एक ऐसी गुफा जिसमें उजाला नहीं है, या फिर उजाला कैसे हो इसकी समझ नहीं है मौजूदा वक्त में। ना इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं, ना अपने तौर पर उस दृष्टि को समझने बूझने वाले लोग हैं जो समझ पाए कि लॉकडाउन का मतलब खाली पेट पर गमछा बांधना नहीं होता है। हम लोगों ने मुंह पर गमछा बांधा क्योंकि पेट भरे हुए थे, लेकिन जिनके पेट खाली हैं वह पेट में पानी डालकर और गमछा बांध कर रह रहे हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी तब क्या होगा, किसी ने नहीं सोचा। इसलिए आइए सबसे पहले हम आपको मुंबई शहर के दर्शन करा दें। और शायद यह दर्शन दिल्ली के रायसीना हिल्स की लाल दीवारों के भीतर सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर कैबिनेट मंत्री, हर कोई अपने तौर पर सिर्फ पॉजिटिव ही बतलाना चाहता है और बताता है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। और उन दीवारों के बीच से गूंजती आवाज में यही नजर आता है, सब कुछ तो ठीक है। अगर ठीक है तो आज जरा इस शहर को घूम लीजिए, क्योंकि मुंबई की पहचान फैक्ट्री और कारखानों के तौर पर एक लंबी कतार है। मुंबई के साथ पूर्वी और पश्चिमी उपनगर को अगर जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 34,140 उद्योग कारखाने यहां पर चलते हैं। यहां पर लोग भी काम करते होंगे, बिहार से मजदूर आते होंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से यहां पर मजदूरों की तादाद बिखरी पड़ी है। जो आज बांद्रा में निकल कर आए, कहा गया साजिश है। कोई यह समझने को नहीं तैयार था कि वह शहर के बांद्रा में जब निकल कर आया तो उस बांद्रा में उसको जहां पर एक भी भोजन का पैकेट मिल रहा था वह उसको किसी तरीके से उठाकर भाग रहा था। भूख थी, दर्द था, वही पेट में रोटी नहीं है, पानी पी पी के कितने दिन गुजारा करना है, और हाथ में चवन्नी तक नहीं है। यह स्थिति क्यों है? तो एक ऐसा शहर जिसमें 34,140 फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, छोटी इंडस्ट्री है। इसमें पश्चिमी उपनगर में तकरीबन 14,127 कारखाने चलते हैं। इसमें अंधेरी का इलाका आता है, मलाड का इलाका आता है, कांदेवली का इलाका आता है, जो गोरेगांव का इलाका है जहां पर कहते हैं बॉलीवुड की शूटिंग होती है। यही पहचान है आपकी। गोरेगांव के भीतर में 5,039 छोटी इंडस्ट्रियां हैं। मजदूर तो काम करते होंगे।
मुंबई के अपने भीतर अगर झांकिएगा, जो वर्ली का इलाका है, जो प्रभादेवी का इलाका है, जो लोअर परेल का इलाका है, 8,570 यहां पर उद्योग हैं। और पूर्वी उपनगर के भीतर जब चले जाइएगा, जिसमें भयकाला, नागपाड़ा, भजगांव, वडाला, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, मलाड, मालवाणी, चारकोप, कांदिवली, कुर्ला, कमानी, साकीनाका, मांडुप, काजुरमार्ग, पवई, चैम्बूर, गोवंडी, मानखुर्द, यहां पर तकरीबन 7,443 छोटी इंडस्ट्री चलती है। इलाके वाइज भी जानना चाहिए तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ भयकाला, नागपाड़ा, भजगांव में लगभग 2,000 छोटी इंडस्ट्रियां चलती है। वर्ली के भीतर, प्रभादेवी के भीतर और लोअर परेल के भीतर में अगर झांकिएगा तो तकरीबन हर जगह पर लगभग 1,500 से 2,500 के बीच में छोटी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियों के भीतर का सच यह है कि इसके कारखानों के मालिक को समझ नहीं आ पा रहा है, जो भी उनकी अपनी जेब में पैसा है, जो भी कैश बचा हुआ है, वो कैश कैसे दे दे। आने वाले वक्त में तो वह भी कैश नहीं रहेगा, क्योंकि इसी मुंबई ने बैंकों के दिवालियापन की स्थिति को भी देखा है और उसके बाद सरकारों की खामोशी भी देखी है। अपने ही पैसे को जुगाड़ करने के लिए किस तरीके से सड़क पर जमा हुए थे ये लोग, इन्होंने देखा समझा है। यानी कोई उम्मीद और कोई आस नहीं है क्या? और ये उम्मीद और आस जब अपने ही मजदूरों को पैसा दे पाने की स्थिति में ना हो, तो आज की तारीख में जब सुबह सुबह ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं मजदूरों के बीच ये आस थी, जो फैक्ट्री चलाने वाले थे उनके बीच आस थी कि छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन काम धंधे शुरू करने की दिशा में सरकार के पास कोई योजना होगी, वह उसे सामने रखेगी। आर्थिक मुद्दे पर खामोशी बरत ली गई। सरकार के पास पैसा नहीं है और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जितनी बड़ी तादाद में है, उससे पहले खुद इस देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला आंकड़ा सुन लीजिए। पूरे महाराष्ट्र में सरकारों के आंकड़े कहते हैं कि 3,728 कैंप बनाए हैं हमने। उन कैंपों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की तादाद 4,97,398 है। ये पूरे महाराष्ट्र का बता रहे हैं। लेकिन सच यह है कि मौजूदा वक्त में मुंबई जैसे शहर में जहां पर 34,000 से ज्यादा छोटे कारखाने हैं, वहां पर मजदूरों की तादाद जो फंसी हुई है, उसकी तादाद तकरीबन 22 लाख है, जो अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जिनके पास अपनी खोली है। उस खोली के भीतर उनके इलाके से आए हुए प्रवासी मजदूरों को उन्होंने जगह दी है। वो सरकार के 3,728 कैंप में नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि कोई टैंकर जा रहा है तो टैंकर के भीतर मजदूर घुस जाता है और वो वहां से मुंबई से निकलकर किसी तरह पैसे का जुगाड़ कर अपने घर पहुंचना चाहता है। कोई उत्तर प्रदेश के बहरीच में जाने को तैयार है और जब गाड़ी चलती है तो कोई मुंबई के बॉर्डर पे पकड़ा जाता है और एक गाड़ी आगे निकल गई 35 मजदूरों को लेकर, तो वो वर्धा में पकड़ा गया, वहां उनको अरेस्ट कर लिया गया। और आज भी जो सड़क पर आए थे, वहां के गृह मंत्री ने इस बात की जानकारी दी, हमने अरेस्ट किया है, 35 लोगों को अरेस्ट किया है, 197 के खिलाफ हमने केसेस दायर कर दिए हैं। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवाल 2 जून की रोटी और चंद सिक्कों का है, जिसके जरिए उसकी जिंदगी चल रही थी, वह थम गई है। वो क्या करे? इतना ही नहीं, अगर इन इलाकों में घूमना शुरू कीजिएगा तो भिवंडी का इलाका, 40 से 45 हजार छोटे कारखाने यहां पर मौजूद हैं। 7 लाख पावर लूम यहां पर हैं। यहां पर तकरीबन 2 लाख लोग काम करते हैं। इन 2 लाख के बीच में से जो जानकारी आ रही है, भिवंडी तक में लगभग 1.25 लाख लोग अपने तौर पर वहां फंसे हुए हैं। वो अलग अलग जगहों पर है। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ मुंबई और भिवंडी के इलाकों को अगर हम परख रहे हैं तो जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जो सरकार के आंकड़े हैं कि 4,97,398 प्रवासी मजदूर ही हैं जिनको हम कैंप में लेकर आए हैं, तो बाकियों का क्या हो रहा होगा? इसका मतलब यह है कि हम थक गए हैं, अब हमारे पास राशन नहीं है। और जो जानकारी राजनीतिक दलों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता जो अलग अलग जगहों पर फूड पैकेट्स बांट रहे थे, उनके सामने भी संकट है कि वो फूड पैकेट सप्लाई नहीं हो रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। सब टारगेट लेकर चल रहे थे कि कम से कम जब लॉकडाउन की मियाद पूरी होगी उसके बाद यह सवाल उठेगा कि अब आगे कैसे करना है, कुछ रियायत मिलेगी, किस रूप में इकोनॉमिक चीजें डेवलप होनी शुरू होगी। लेकिन 14 अप्रैल तक एक थकान इसलिए है क्योंकि खाना नहीं है।
क्योंकि कोई व्यवस्था इस रूप में नजर नहीं आ रही है। सवाल यह नहीं है किस पॉलिटिकल पार्टी ने साजिश की, किसने नहीं की, क्या यह राजनीति है? यह राजनीति नहीं है। भूख के शक्ल में राजनीति नहीं होती है। बेरोजगारी के साथ जीते हुए मजदूरों को के जरिए आप राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि उसके उस दर्द को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिस दर्द को भावनाओं में भिगोकर पॉलिटिकल पार्टीज हर चुनाव में अपना चुनाव जीतना चाहती है। अभी तो कोई चुनाव का वक्त भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें फैक्ट्री मालिक को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने अंटी से पैसा निकाले तो कैसे निकाले, और दे तो फिर उसके बाद किस रूप में सामने आएगा। एक अंधेरा है। बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। बार्कलेज ने इस बीच में तुरंत जानकारी दी है कि जीडीपी जो हमारा है इस बीच में वह 0% या -% पे आ जाएगा। ठीक कह रहा है वो। उसका आकलन है लगभग 17,78,000 करोड़ का नुकसान होगा भारत की इकोनॉमी में। उस इकोनॉमी के हिस्से में आए उससे पहले मजदूरों के दर्द को इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो जीडीपी और इकोनॉमी का हिस्सा है, दरअसल ये भारत की उसी एमएसएमई जो छोटे इंडस्ट्री, मझोले इंडस्ट्री हैं, उन्हीं के जरिए चलता है और वहां पर कैश ही नहीं है। मजदूरों को देने के लिए कैश नहीं है। जिनके पास कैश है वो कैश निकालने की स्थिति में नहीं है। अब आप क्या करेंगे? यानी एक ऐसी परिस्थिति में इस लॉकडाउन को लोग देख रहे हैं जहां पर उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला होगा या नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के भरोसे लॉकडाउन शायद इससे विभत्स स्थिति कभी नहीं होती है। लॉकडाउन के लिए आपको टेस्ट करना है, लॉकडाउन के लिए वेंटिलेटर चाहिए, लॉकडाउन के लिए आइसोलेशन वार्ड चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपको मास्क, सैनिटाइजर चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपके क्वारंटाइन की एक स्पेस होना चाहिए जहां लोग अलग थलग रह सकें, लॉकडाउन के लिए आपके पास राशन होना चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। गर्मी भी शुरू हो गई है, यह भी जानकारी दे दें। पानी की किल्लत शुरू होगी और उसके बाद एक अजीबोगरीब क्राइसिस सामने आएगी। लेकिन लॉकडाउन का मतलब यह नहीं होगा कि पुलिस के हाथ में लाठी है और वो भांजती चली जाए। निदान उसे भी करना होगा। सरकारों के पास कोई ऐसा विजन है या नहीं है? और जिस तरीके से लॉकडाउन ये कहकर कि आप बस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग अलग रहिए, कैसे रहेंगे? 6x8 के कमरे में एवरेज निकालिएगा मुंबई और भिवंडी के इलाके में, तो वहां पर एक कमरे में एवरेज जो है 12 लोग रह रहे हैं। कैसे संभव है? एक करवट में ही सोना है, उसी करवट में जाग जाना है। अपने करवट लेना है तो फिर दूसरा उस करवट में उसको करवट बदलना होगा, तब हम करवट ले पाएंगे। इस स्थिति में अगर ऐसे ऐसे कमरों में लोग रह रहे हैं तो क्या वहां पर लॉकडाउन के लिए नियम कायदे लागू नहीं है? हम आंख बंद कर लेना चाहते हैं। सामने कोई परिस्थिति हो, हम उससे आंख चुरा लेना चाहते हैं। क्यों चुरा रहे हैं आंख? और हमारे पास ये विजन क्यों नहीं है? क्या हमारे पास ये जानकारी नहीं है? इस देश में लोगों के पास असंभव सी परिस्थिति है, तो फिर ये कौन सी मजबूरी है? दरअसल सारी पॉजिटिव चीजें ही लगता है हमें, जिस रायसीना हिल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, उनके दफ्तर हैं, एक तरफ पीएमओ का है, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री है, इस तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन सारी स्थितियों के बीच में हर ब्यूरोक्रेट से मिलिएगा बड़ा पॉजिटिव है, सब चीज तो ठीक है, अनुकूल है। अंदर जाते जाते उसकी आवाज और पॉजिटिव हो जाती है। कोई बताने को क्यों नहीं तैयार है? और अगर नहीं जानकारी है, इस देश के भीतर में इतना, महाराष्ट्र के भीतर में तो हर जिले में एक एमआईडीसी बनाया गया है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके मातहत एवरेज निकालिएगा तो हर एमआईडीसी के भीतर में लगभग 450 से 500 कारखाने काम करते हैं। वहां पर बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों की तादाद है समूचे महाराष्ट्र में। वो चाहे नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे औरंगाबाद का इलाका हो, चाहे लातूर का इलाका हो, हर जगह पर इस तरीके से चीजें हैं। लेकिन उन जगहों तक क्या राशन पानी भी व्यवस्था कर पाने की स्थिति में है? मास्क और सैनिटाइजर तो दूर की बात है, यहां तो पेट भरने और पानी का सवाल है, सिर्फ वह भी दे पाने की स्थिति में है या नहीं है। और जब सिर्फ पुलिस के भरोसे अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो शायद यह एक बेहद खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि इसमें आप एक दबाव बना रहे हैं और इसके समानांतर एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं जिसके जरिए एक मैसेज निकल कर आता है कि आप अगर सुरक्षित हैं तो दूसरे को मत निकलने दीजिए। ये एक अजीबोगरीब सोच है। इसीलिए न्यूज चैनलों में एसी कमरे में बैठे हुए एंकर्स जब ये चिल्लाते हैं कि अब उनको मार दिया गया, भगा दिया गया, सबको अलग थलग किया गया है कि नहीं किया गया है, उसी में वो खुश हो जाते हैं, अब अलग थलग हो गई सारी चीजें। लेकिन क्या उस भीड़ के पीछे भागता हुआ कोई रिपोर्टर उस जगह तक पहुंचेगा और दिखाएगा कि ये यहां से जब भागकर जिस घर में गए हैं
सिर्फ धारावी की स्थिति नहीं, पूरे महाराष्ट्र के भीतर में जो स्लम्स की स्थिति है, उन स्लम्स तक कोई पहुंच के बताएगा कि यही लोग निकल कर आए थे और देखिए उससे ज्यादा विभत्स और त्रासदीदायक स्थिति में वो वहां पर रह रहे हैं। कैमरा वहां पर जाना चाहिए, कैमरा बाहर भीड़ को शक करते हुए पुलिस के अंदाज पे नहीं जाना चाहिए। हमें लगता है कि जब इन परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारी तस्वीरें हमारे और आपकी आंखों के सामने रेंग रही होगी। कहीं पर दूध गिर गया, यह तस्वीर भी आई, आदमी भी दूध पी रहा है, कुत्ता भी पी रहा है। दूध की टंकी के भीतर में लगभग 1 दर्जन लोग हैं, सफर कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा, सबको निकाला। कहां जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? घर जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर हैं वहां पर रोटी नहीं है। टैंकर में से 35 लोग, ये कौन सी परिस्थिति है? ये वाकई एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें यह समझ कहीं नहीं है कि दरअसल हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। यह स्थिति ऐसी है कि हम किसी युद्ध स्थल पर हैं जिसमें अगर हम घर नहीं पहुंचे तो मारे जाएंगे। यह मैसेज है लोगों के भीतर के, और इस मैसेज को कोई सुनने समझने वाला क्यों नहीं है? और जब हम आपसे इस इकोनॉमी का जिक्र करते हैं तो हमको लगता है कि जो बार्सले का डाटा आया उसका कहना है कि भारत की इकोनॉमी 0% हो जाएगी, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका डाटा आने में वक्त लगता है, वो डाटा बतला रहा है कि किस तरीके से एक क्राइसिस है। 45 करोड़ से ज्यादा लेबर्स जो है उनके पास काम नहीं होगा, यानी दुनिया में भारत की तादाद सबसे ज्यादा बेरोजगार देशों में होगी। इतनी बड़ी तादाद में उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर जब काम ही नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका एक हिस्सा भी हमने निकालने की कोशिश की, और हमने जब निकाला तो कुछ सेक्टर्स का निकाला। मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका योगदान जीडीपी में 15% रहता है, और जिस एग्रीकल्चर पर इस देश के लगभग 60 करोड़ लोग टिके हुए हैं, जो कि एक लिहाज से 10.5 यानी 10.5 करोड़ परिवार माने जाते हैं। वह जब टिके हुए हैं तो उसमें भी 15% की कमी आ गई है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, और जहां पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा काम भी हो रहा है। फसल खड़ी है, मजदूर नहीं जा पा रहा है, और अब रबी की फसल अगर नहीं कटाई होगी तो कुछ दिनों के बाद तो फिर मानसून ना आ जाए, 2 महीने के बाद बुआई कब होगी? क्या ये बातें दिल्ली में रायसीना हिल्स पे नहीं जाती है? लोटियंस की दिल्ली में ये बातें समझ में नहीं आती हैं? आनी चाहिए, लेकिन समझे कैसे? हर कोई कह रहा है सब चीज ठीक चल रहा है, और इस परिस्थिति में एक एक डिजाइन करते हुए जब हमने आकलन करना शुरू किया तो इस जीडीपी में योगदान जो है लगभग 22.75% इस बार कम हो रहा है। अगर आप समझना चाहें तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में आधा काम हो गया है। सीधे सीधे एक तो पहले ही इकोनॉमी पटरी से उतर गई थी, अब उसमें भी आधा और नष्ट हो गया। जो मेटल्स और माइनिंग है 40% माइनस में चला गया है। ऑयल एंड गैस 25% नीचे चला गया। आईटी सेक्टर 15% नीचे माइनस में है। यह सब नीचे जा चुका था, अब उसके भी नीचे चला गया। टेक्सटाइल -50%, जो इससे पहले की स्थिति थी। टेक्सटाइल में सबसे बड़ी तादाद में लेबर काम करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन यह भी नीचे चला गया है। पावर के सेक्टर में यह भी 1/4 माइनस में चला गया, -25 पर आ गया है। और इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप ये कहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लेबर्स के पास काम ना होगा तो फिर वो कौन सी स्थिति बचेगी? हमको लगता है ये परिस्थिति आपको जाननी चाहिए, क्योंकि लगभग इस देश में टेक्सटाइल से जुड़े हुए 28 लाख मजदूरों के पास काम नहीं होगा। और इस टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो सूरत का है, सूरत से भी जानकारी आई जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। सूरत में भी मजदूर इसी तरह सड़क पर निकल कर आए हैं। वहां के लोकल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, कुछ हिस्सा दिखाते हैं, फिर हटाना पड़ता है। वहां पर भी लोगों के भीतर का संकट यही है कि रोटी नहीं है और हथेली में सिक्के नहीं है, तो क्या करेंगे? और जिसके यहां काम करते थे उनसे जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हम कैश कैसे दे दें। कहने से नहीं होगा नौकरी से मत निकालिए। यहां तो सवाल है कि कुछ भी पैसा देने की स्थिति में वह मालिक ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसको आने वाले वक्त को लेकर भरोसा नहीं है। उसको लगता है वो अंधेरी गुफा की दिशा में बढ़ चुका है। इसीलिए हर क्षेत्र में, चाहे वह फूड प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो जहां पर लगभग 17 लाख मजदूर काम करते हैं, चाहे वह अपने तौर पर मोटर व्हीकल्स ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ हो जहां पर तकरीबन 10 लाख लोग काम करते हैं, यह एक लंबी फहरिस्त है। इस फहरिस्त के भीतर जब घुसिएगा तो आपके सामने कई संकट नजर आएंगे। इस देश के भीतर में लगभग 2 करोड़ कारखानों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उस कारखानों के भीतर जो लोग रह रहे हैं, 2 करोड़ कारखानों का मतलब है कि अगर हर कारखाने में 5-5 लोग भी रह रहे हैं तो लगभग 10 करोड़ लोग इस देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। हर कोई छोड़कर नहीं भाग गया, क्योंकि 4 घंटे का वक्त था।
और ये कैसे मान लिया जाए कि सारी चीजें लॉकडाउन जो बिना तैयारी के करने की स्थिति में थे, उसमें तैयारी अब पूरी थी भारत की, यकीनन पूरी थी, क्योंकि उसको सिलसिलेवार तरीके से देखना शुरू कीजिए। इस देश में पहला कर्फ्यू लगाया गया एक दिन के लिए 21 तारीख को, और 20 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा हो रहा था, वहां के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस्तीफा दे रहे थे। 21 को जब लगा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि जहन में जरूर रहा होगा कि 3 दिन बाद हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को वहां के मुख्यमंत्री बिना किसी मंत्रियों के दूसरे शपथ के अलावे अपना शपथ लेते हैं। 23 तक पार्लियामेंट भी चल रही है। यानी इसका मतलब है क्या कोरोना वायरस सोच रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए, पार्लियामेंट खत्म हो जाए और एक ऐसी स्थिति बन जाए जहां पर एक पॉलिटिकल स्थिरता आ गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब हम भारत में इंटर करें? क्या यह कैसी स्थिति थी? असंभव सी बात है, यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी सहूलियतें देखती हैं। हमारी सहूलियत पॉलिटिक्स है, सत्ता है, तो हम उस सहूलियत को पहले देखते हैं। अगर आप उस सहूलियत को पहले देखते हैं तो मजदूर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से पेट की भूख देखेगा या सोशल डिस्टेंसिंग देखेगा। वो 2 पैसे कमाने की दिशा की सोचेगा या फिर वो क्या करेगा। इसका मतलब है कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उस प्रोसेस में लेकर हमारे पास कोई योजना प्लानिंग है या नहीं है। जो कल आने वाले हैं नियम कायदे, जिस बात का जिक्र किया गया है कि वो आ जाएगा और उसके जरिए कहीं अब 20 तारीख के बाद से किस रूप में इकोनॉमी इस देश के भीतर में शुरू होगी, लेकिन वह भी बेहद कड़ाई के साथ होगी, उस पर भी दृष्टि डाली जाएगी। हम लोग आपसे चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन यह एक स्थिति है कि एक ऐसा शहर जिसकी पहचान तो वाकई सपने बेचने वाली थी, एक ऐसा शहर जो दुनिया में अपने तौर पर गुरु खुद को मान रहा था, एक ऐसा देश जिसके सामने था कि हम दुनिया को बताएंगे कैसे आगे चलना है, उस देश और उस शहर के भीतर का संकट यह है कि उसकी पहचान मौजूदा वक्त में ऐसी हो चली है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पेट भरने की स्थिति आ जाए। यह पाषाण काल नहीं है, यह 21वीं सदी का दौर है। और इस दौर में हम उन परिस्थितियों से लगातार दो चार हो रहे हैं जो परिस्थितियां भारत में आजादी के बाद से नहीं देखी गई। जब विभाजन हुआ उस दौर की भी त्रासदी दूसरे तरह की थी, वहां पर भी इस तरीके की त्रासदी नहीं थी जो मौजूदा वक्त में है। इसीलिए दुनिया के सामने अगर संकट सेकंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा बुरा आया है तो भारत के सामने मौजूदा वक्त का संकट विभाजन से भी ज्यादा बुरी स्थिति में सामने आकर खड़ा हो गया और उसको संभालने के लिए वो विजन गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।